आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश पर ही बात करेंगे और ये मैं बांग्लादेश पर जानबूझ के बात कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश को लेकर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और फेक नैरेटिव भारतीय मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रसारित किया है, जिसकी वजह से भारत की इमेज बांग्लादेश की जनता में और बांग्लादेश के मीडिया में खराब हुई है, जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। उस गोदी मीडिया की और वह जो बीजेपी का मीडिया सेल है, उसके कैंपेन का बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने फेक न्यूज की फैक्ट्री खोली हुई और अब फेक न्यूज की फैक्ट्री सोशल मीडिया के जरिए वो ग्लोबल लेवल पर जाती है। वो फेक न्यूज खाली लोकल लेवल तक नहीं रहता। इसलिए ये लगातार मैं कोशिश करूंगा कि मैं बांग्लादेश पर बात करूं। भारत पर भी बात होगी बीच बीच में, लेकिन भारत का जो कंसर्न है, भारत से जुड़े हुए जो हित हैं भारत के, कल भारत के जो उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, उन्होंने बांग्लादेश सरकार के जो सलाहकार परिषद है, उसमें जो विदेशी मामलों के सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन, उनसे मुलाकात की। उनकी बातचीत में जो चीज घटी है उस पर पहले मैं बात रखूंगा। ये वहां के मीडिया में है, वहां के मीडिया ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट किया है, खासतौर पर ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्टिंग इसमें बहुत अच्छी है। पहली चीज जो बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने कही, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने की है। वो ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सरकारों के बीच का संबंध महत्वपूर्ण नहीं है उतना जितना कि महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये पीपुल सेंट्रिक रिलेशनशिप पर जोर देना चाहिए, जनता केंद्रित संबंध और संपर्क पर जोर देना चाहिए और इस पर केंद्रित नीति बनाई जानी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है जहां से कि बातचीत की जानी चाहिए। भारत के जो उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, वे बांग्लादेश के प्रतिनिधि से मिलने गए और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और साथ साथ कहा भी कि भारत बांग्लादेश के साथ में मिलके काम करना चाहता है। उन्होंने नई जो अंतरिम सरकार बनी उसके लिए शुभकामना संदेश भी दिया। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश का यह दूसरा मुक्ति युद्ध है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बांग्लादेश में जो भारतीय उच्चायुक्त ने जो कहा है, वो खाली उसकी राय, निजी राय नहीं है, बल्कि उच्चायुक्त का मतलब यह है कि वो भारत सरकार की राय है। उन्होंने जो बांग्लादेश के प्रतिनिधि का जो ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है, वो ये कि बांग्लादेश का यह दूसरा मुक्ति युद्ध है। छात्र एवं जनता ने तानाशाही एवं दमन के शासन पर विजय हासिल की है और ये जो जीत हासिल की है, इसका लक्ष्य है कि भेदभाव और असमानता जो बांग्लादेश में है वह खत्म हो। और बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है ये। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मोदी का भी स्टेटमेंट है। उन्होंने एक और बात कही है, वो ये कि ये जो निर्भीक छात्र आंदोलन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से क्रांतिकारी आंदोलन की तरह फैला और खड़ा हुआ, यह कानून के शासन की स्थापना, न्याय, निष्पक्षता एवं समायोजित समाज के निर्माण की दिशा में काम करेगा। और ये बहुत ही जिसे कहें कि बेहतरीन स्टेटमेंट है जो कि मोदी सरकार की तरफ से आया है। मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका बांग्लादेश के शासकों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अच्छा है स्टेटमेंट, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो उससे एक कदम आगे है। अब दूसरी ओर जो बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने कहा वहां, वो और भी इंटरेस्टिंग और ध्यान देने योग्य है।
पहली चीज तो ये कि बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने शेख हसीना का जो बयान जो उनके बेटे ने अमेरिका से जारी किया, लेकिन वो बयान तो हिंदुस्तान से ही गया ना, तो उन्होंने शेख हसीना के बयान की जो हिंदुस्तान में रह के शेख हसीना ने जारी किया उस पर आपत्ति दर्ज की है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि पीपुल सेंट्रिक इंगेजमेंट होना चाहिए। बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने जो भारतीय मीडिया में जो एग्जिजरेटेड ढंग से जो कवरेज हुआ है बांग्लादेश का, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि बॉर्डर किलिंग को रोका जाए। बहुत सारे लोग आते हैं जो बांग्लादेश क्रॉस करना चाहते हैं, बांग्लादेश से आना चाहते हैं भारत, और हमारे बीएसएफ के लोग जब वो नहीं मानते तो उन्हें गोली मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बॉर्डर किलिंग को रोका जाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की कि तिस्ता वाटर डिस्प्यूट को, समझौते को जल्द से जल्दी संपन्न करके लागू किया जाए। और एक अन्य चीज जो उन्होंने, बहुत जरूरी चीज जो उन्होंने कही भारतीय प्रतिनिधि से, वो ये कि जरूरी चीजों की सप्लाई भारत से बांग्लादेश के लिए अबाधित ढंग से बनी रहनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है पीपुल सेंट्रिक रिलेशनशिप के लिए। ये जो पूरी बातचीत हुई है बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। इसलिए इसकी जो दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसका के फोटो आप मेरे उसमें देखेंगे, वो बहुत ही अच्छा है और वो सुकून देने वाला है। तो इसलिए भविष्य जो है वो फेनेटिक जो कैंपेन किया गया उसका एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देता है। अब इसका एक दूसरा पहलू है, बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं उसका एक दूसरा पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो ये कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में रहते हुए ही ये अपील जारी की है कि 15 अगस्त को बांग्लादेश की जनता अपने स्वाधीनता सेनानियों के लिए स्मरण करते हुए 15 अगस्त को उनका स्मृति दिवस मनाए। यह उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार के लोग और दूसरे लोग, वे जान से मार दिए गए, उनकी हत्या की गई और उसके बाद में वहां एक सरकार सत्तारूढ़ हुई और उनकी याद में ये 15 अगस्त को इस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि छात्र नेताओं ने, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन नेताओं ने यूनानिमसली ये प्रस्ताव पास किया, सभी छात्र संगठनों ने मिलकर, कि ये जो 15 अगस्त की जो छुट्टी होती थी शहीद दिवस के नाम पर, इस छुट्टी को रद्द किया जाए। और इसे अंतरिम सरकार ने मान लिया और 15 अगस्त की छुट्टी उसने कैंसिल कर दी। शेख हसीना ने एक और बयान दिया जो कि ये अपने आप में डिस्टर्ब, शेख हसीना के सारे बयान भारत से जा रहे हैं। वहां शेख हसीना के खिलाफ में हत्या के, नरसंहार के केस दर्ज हुए हैं। शेख हसीना ने बयान दिया है कि जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में कैसे आगजनी हुई, कैसे हिंसा हुई, कैसे बाकी चीजें घटी, इसकी जांच के लिए आयोग बनाया जाए, वो जांच करके बताए आग, हिंसा, लूट मार क्यों हुई। उनका कहना यह कि ये जो 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में जो आगजनी, हिंसा, लूट वगैरह हुई है, इसकी जांच के लिए कमीशन बनाया जाए। जबकि आंदोलनकारियों ने और पीड़ितों ने बांग्लादेश की विभिन्न अदालतों में केस दायर किए हिंसा और नरसंहार के, हत्या के, शेख हसीना के खिलाफ और 10 लोगों के खिलाफ। और जो आंकड़े मीडिया में आए हैं वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
किस तरह से वायलेंस हुआ है और किस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई। निश्चित तौर पर इसके लिए शेख हसीना और उनके साथ जो लोग इस अपराध में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो रिपोर्ट्स मीडिया की बताती हैं वो ये कि 95% लोगों को गोली, जो लोग मारे गए हैं वो 95% लोगों को गोली, बंदूक की गोली से मारे गए हैं। वो बंदूक की गोली कहां लगी है? इनमें से 113 लोगों को गोली सिर में लगी है सीधे। 26 लोगों को पैलेट गन और रबर बुलेट लगी जिससे उनकी मौत हुई। इनमें 11 की मौत पेट में गोली लगने से हुई और 8 एब्डोमेन में गोली लगने से मारे गए। 56 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कहां कहां गोली लगी है, लेकिन वो गोली से मारे गए। इनमें से 2 की गर्दन पर गोली लगी है, 8 की पीठ में गोली लगी है। 9 जो लोग घायल हुए थे वे बाद में मर गए, इनके पैर में गोली लगी थी। ये जो डिटेल्स, इस तरह के जो डिटेल्स आ रहे हैं वो अपने आप में डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं और ये बताते हैं कि वहां लोगों में किस तरह का एंगर है और लोगों में किस तरह की चीजें घट रही हैं। सब लोग जानते हैं कि शेख हसीना के शासन में बड़े पैमाने पर नौकरशाही और न्यायपालिका एकदम करप्ट हो गई थी। वहां की जो सरकार है उसने एक कदम उठाया, बहुत महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम है। उसने कदम उठाया ये कि जजों से कहा गया है, जो कि वहां के जज हैं ऊपर से नीचे तक, कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। 10 दिन के अंदर उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है सरकार को, सरकार उस पर सोचेगी और एक्शन लेगी। एक और चीज घटी है जो कि कायदे से आ, सोचने की है, वो ये कि बांग्लादेश में जो चीजें घट रही हैं, क्या ये इसमें फैनेटिक संगठन सक्रिय थे? अब तक की जो रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये कि इसमें केंद्र में फैनेटिक संगठन नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक छात्र आंदोलन इसके सेंटर में था और वो इसकी लीडरशिप में। और यही जो लोकतांत्रिक छात्र आंदोलन जो बांग्लादेश का जो वो महत्वपूर्ण आंदोलन, ये लोग अवामी लीग के भी नहीं है, ये लोग धार्मिक फंडामेंटलिस्टों के लोग भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के बारे में लोकतांत्रिक छात्र आंदोलन के नेताओं की ओपिनियन एकदम अलग रही है। दोनों, ये दोनों ही यानी शेख हसीना और खालिदा जिया, ये दोनों ही बुनियादी तौर पर परिवारवाद की और तानाशाही की और धार्मिक फंडामेंटलिज्म की और करप्शन की बीमारी की शिकार है। छात्र नेता चाहते हैं कि अब भविष्य में ऐसा लोकतंत्र बनाया जाए कि इस तरह के लोग कभी सत्ता पर वापस ना आए। इसलिए ये जो अंतरिम सरकार है, ये सरकार लंबे समय तक रहेगी, एक समय ज्यादा लेगी। ये तत्काल इलेक्शन कराएगी तो ये लोग, इनमें से फिर कोई जीता है, क्योंकि इनके सबके संगठन है दोनों के। लोकतांत्रिक अधरचना का और लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण करना बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, जिससे कि खालिदा जिया और शेख हसीना जैसे लोगों के अधिनायकवादी करप्ट धार्मिक फंडामेंट पॉलिटिक्स से बांग्लादेश की रक्षा की जा सके। वे चाहते हैं छात्र नेता कि भविष्य में इस तरह की अधिनायकवादी करप्ट और धार्मिक फंडामेंटलिस्ट शक्तियां सत्ता में न जाए, न आए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2008 में अमेरिकी केबल जो विकीलीक ने जारी किया था, उस अमेरिकी केबल में एक केबल है जिससे यह पता चलता है कि खालिदा जिया किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपनी करप्ट पॉलिटिक्स चलाती रही हैं। इन दोनों के ही शासन में ब्यूरोक्रेसी ने बड़े पैमाने पर दौलत बनाई है।
और जो एलिट वर्ग है बांग्लादेश का, बंगालियों का, उसमें करप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। ये एक ऐसा सच है जो कि अपने आप में चुभने वाला सच है। साथ साथ हर स्तर पर एक तो करप्शन तो बढ़ा ही है अपर क्लास में और दूसरे लोगों में, लेकिन हर स्तर पर कानूनहीनता, लोग कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, एकदम टोटल अनार्की, कानूनहीनता का एकदम साम्राज्य स्थापित किया गया है। तो जरूरी है कि कानूनहीनता को तोड़ने के लिए कानून के सिस्टम को खड़ा किया जाए, न्यायपालिका को खड़ा किया जाए, पुलिस को खड़ा किया जाए, सेना को खड़ा किया जाए। वे कानून के शासन का पालन करें, लोकतंत्र की रक्षा करें। ये दोनों ही, शेख हसीना और खालिदा, ये दोनों ही युवाओं की शत्रु रही और युवाओं के ऊपर इन्होंने जबरदस्त हमले किए हैं, भय पैदा किया है, आतंक पैदा किया है, उनकी गिरफ्तारियां की हैं, हत्याएं की हैं, झूठे केस लगाए हैं। ये दोनों का रिकॉर्ड रहा है। जो लोग इनकी आलोचना करते रहे उन पर ये लोग हमले करते रहे और उनकी गिरफ्तारियां करते रहे। और इन्होंने एक तरह से पूरे बांग्लादेश में एक हिंसक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। इसलिए लोगों में एक तरह से हिंसक विचारधारा के प्रति एक वर्ग सहयोग के लिए तैयार है। वो सहज भाव से हिंसक विचारधारा को स्वीकार कर लेता है, उसे सही मानता है। तो छात्र नेताओं का मानना है कि जनता की बड़े पैमाने पर हिंसक विचारधारा के जो मूल्य और संस्कृति जो उसके बीच में बिठा दी गई है, उसे जनता के दिमाग से निकालने के लिए जनता के दिमाग की धुलाई यानी ब्रेन वॉशिंग की जानी चाहिए। अगर हम सही मायने में बांग्लादेश को लोकतंत्र के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो वो ये भी मांग कर रहे हैं कि ये काम क्रिएटिव ढंग से किया जाना चाहिए, फुअर ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। अन्य देशों में किस तरह से डेमोक्रेसी आई, कैसे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई, इस सबसे सीखने की जरूरत है। बांग्लादेश को लोकतंत्र चाहिए, लोकतांत्रिक संरचनाएं चाहिए, अधिनायकवाद विरोधी जनता चाहिए और हिंसा विरोधी जनता चाहिए। ऐसी जनता चाहिए जो कानून के शासन का पालन करे और लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करे। ये जो फीलिंग है और ये जो सपना है, ये वहां के छात्र आंदोलन का प्रमुख सपना है। इसे किसी भी तरह से डिसइंफॉर्मेशन के जरिए प्रदूषित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों को खुलकर बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में जो बदलाव आया है उसका स्वागत करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।